ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम लोगों ने रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था ना। कौन से रिजर्व थे? दे वर जनरली जनरल रिजर्व्स। सो मैंने आपको दोनों ही चीजें बताई थी दैट जनरल रिजर्व का हमें करना क्या है, और इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि दैट दिस कॉन्सेप्ट एज पर द रिड्यूस लेवल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हटा दिया गया, ठीक। बट हमने पूरा कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्पेसिफिक रिजर्व्स। अभी तक हमने जितने भी रिजर्व देखे वो जनरल रिजर्व थे, अब हम किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक रिजर्व्स की बात करेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा सा झंझट है। क्यों झंझट है? बिकॉज जिस पर्पस के लिए हमने रिजर्व बनाया था, अगर वो पर्पस के लिए कोई क्लेम कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आज हम रिजर्व्स को जनरल रिजर्व्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्लेम हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व वेदर देयर इज एनी क्लेम और नॉट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सिंपल बताया था। इफ देर आर फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब क्या था? जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं होता है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बट अगर कोई रिजर्व है जिसके अगेंस्ट क्लेम है, तो ऐसे रिजर्व कौन से होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्पेसिफिक रिजर्व, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजर्व था 10,000, और फिर मुझे पता चला एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि हम सारे एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, तो मुझे पता चला कि क्लेम हो सकता है 2,000। तो मैं क्या करूंगा कि जो 2,000 का क्लेम है उसे रिटेन करके रख लूंगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, और बाकी जो फ्री बचे रिमेनिंग 8,000 उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जैसे हम पहले जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बस, और कोई टेंशन ही नहीं है। सो इफ देर इज एनी स्पेसिफिक रिजर्व एंड देर इज एनी क्लेम अगेंस्ट इट, तो जितना क्लेम है उतना छोड़ दो, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, पूरा का पूरा फ्री है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टेंशन ही नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट इसके पीछे, ठीक है। तो सर ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हमारे सिलेबस में दो ही हैं। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा कौन सा है हमारा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और भी होते हैं, मशीनरी फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होता है, बट वो हमारे में है नहीं, हमें इन दो तक रेस्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला? केस वन ले लेते। केस वन क्या ले लिया हम लोगों ने? व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक रिजर्व्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, दिस इज द कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारी? कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं। कितने हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? फॉर एग्जांपल 20,000 है। नाउ केस वन हमने क्या लिया? हमने केस वन लिया व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई हमसे पैसा नहीं मांगेगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम लोग एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी की तरह होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अमाउंट डेबिट, और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कि हमारे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी है, और इनका रेशियो जो है वो 3:2 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 एज कैपिटल लिख लेंगे, एज सिंपल एज दैट। कितना रिजर्व था? 20,000 का रिजर्व था। इसको 3:2 में बांट देंगे, 20,000 इंटू 3/5 एंड 20,000 इंटू 2/5, लाइक दिस। नरेशन लिख लेंगे बीइंग रिजर्व्स
distributed in old partners in old ratio. Without यस सर। सर उसके बाद क्या, हाँ बोलो। सर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है? कंपनसेशन रिजर्व मतलब आपने, हो सकता है कि आपके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं तो उनके लिए आप रिजर्व बना के रखते हैं कि कोई कंटिजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट्स हो जाए तो कोई हमें क्लेम कर सकता है कि भैया मुझे इतना फंड दो या इतना हेल्प करो, तो हम इसमें से दे देते हैं। तो जनरली ये फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी यूनिट्स में ये रिजर्व बना के रखते हैं। सर पर ये तो जो रिजर्व्स हैं ये जो वर्कमैन के लिए, जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रखे गए, तो इनको नॉर्मली कंटिन्यू भी तो कर सकते हैं ना, कि मतलब ये रिजर्व है इसको नॉर्मली ऐसे ही रहने दो। हाँ, पर अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो नया पार्टनर भी आ जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा। और समझो कभी कोई ऐसा दिन आया कि अब चलो अब बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, और जब बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तब तक इन रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। यूटिलाइजेशन हुआ नहीं तो ऑल द रिजर्व बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। इन दैट कंडीशन वो तो नए पार्टनर में भी बढ़ जाएगा ना, तो ओल्ड पार्टनर्स को तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए हम राइट नाउ क्या कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसलिए हटा ही दो। फिर जब नया पार्टनर आएगा फिर से एक न्यू रिजर्व बना लीजिएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, ठीक है सर। हमने केस 1 क्या लिया, व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी। केस 2 क्या होगा, व्हेन देयर इज लायबिलिटी, जब उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम होगा। देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक रिजर्व। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, केस 2 के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। तो मैं केस 2 का ए पार्ट लेता हूं, केस 2 के अंदर ही व्हेन द लायबिलिटी अगेंस्ट रिजर्व इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, मतलब जो क्लेम होने वाला है, जो लायबिलिटी क्रिएट करनी है वो रिजर्व से कम है। लेट्स अज्यूम, देखो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इधर कितने पे थे, 20,000 पे थे। सो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि लायबिलिटी जो है या क्लेम जो है वो मेरा कितना है, फॉर एग्जांपल 12,000, मींस इट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। तो इन दैट केस क्या करेंगे गाइस, एक चीज तो याद रखिए, ये रिजर्व्स को हमें खत्म करना है, पूरे रिजर्व्स को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पहला चीज मैं क्या करूंगा, सेम वही करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को डेबिट कर दूंगा पूरा का पूरा 20। सर इसके अगेंस्ट तो लायबिलिटी है ना, हाँ, सो आई विल डू व्हाट, आई विल कन्वर्ट दिस रिजर्व इनटू लायबिलिटी। तो मैं इसी एंट्री में लायबिलिटी क्रिएट करूंगा, टू लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 12,000 का क्लेम है, 12,000। So what I have done, I have debited the reserves and credited a liability. Means I have converted my reserves into liability. But कितनी liability, 12,000। रिजर्व कितना था, 20,000। अभी भी 8,000 बच गए, ये फ्री है, इनको बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सो जो रिमेनिंग 8,000 है इसको हम बांट देंगे इंटू 3/5 एंड 2/5 में आया। सो एक ही लॉजिक समझिए, एक ही लॉजिक, रिजर्व्स पूरे खत्म करने हैं बिकॉज दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट। अगर कोई लायबिलिटी है तो उतना का क्लेम बना दीजिए, और अगर कुछ फ्री बच जाता है तो उसको बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, एज सिंपल एज दैट। केस था व्हेन द लायबिलिटी अगेंस्ट रिजर्व इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि व्हेन द, यहाँ पे अपन केस चेंज कर देते हैं टू बी, when the liability of the reserve is equals to amount of reserves, बन जाएगा केस 3, 2 का बी। मतलब क्या, आपका जो क्लेम है वो 20,000 है और रिजर्व भी हमारे पास कितना है, 20,000। तो मैंने क्या बोला, आपको ये रिजर्व्स तो खत्म करने हैं ही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दीजिए, और आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है क्लेम, तो ये एंट्री क्रेडिट कर दीजिए टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। एंड नाउ इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, देयर आर नो रिजर्व्स रिमेन्ड, तो ना रहा बांस, तो बांसुरी बजाने की तो बात ही नहीं आती है।
क्योंकि हमने क्या करा, जितना रिजर्व था पूरे को लायबिलिटी बना दिया, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि अब रिजर्व है ही नहीं हमारे पास, तो बांटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब मजा कब आएगा सर, अगर आपको ये पता चल जाए कि जो क्लेम है वो अब ज्यादा होगा, रिजर्व से इज मोर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहली फुर्सत में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमें पूरा खत्म करना ही करना है। ठीक, और कितने से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 20,000। और क्लेम भी बनाना है क्योंकि लायबिलिटी भी है, तो क्लेम भी क्रिएट करना है। बट अब अज्यूम करो जो आपका क्लेम है वो 22,000 का, एनी अमाउंट विच इज मोर देन 20,000, तो मैंने 22,000 कर दिया। अब क्या हुआ, अब आपका 2,000 का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, और हमने पढ़ा इफ देयर इज एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, वो कौन से अकाउंट के थ्रू करते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक पर्पस, उसका अवतार ही इसलिए हुआ था, किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कि ये क्या कर सके, एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन को अपने में समा सके। सो दिस क्लेम इज आल्सो अ लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो 20,000 की लायबिलिटी के लिए हम रीवैल्यूएशन में नहीं गए क्योंकि हमारे पास उसके लिए रिजर्व्स रखे थे। तो जो एक्सेस 2,000 की लायबिलिटी आ रही है ये कहाँ चली जाएगी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। आया, ठीक है। अब जब आप ये एंट्री कर लोगे, हो तो गया, कोई रिजर्व बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अब ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया 2,000, रीवैल्यूएशन का जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर्स में चला जाता है। तो यहां पर आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ था उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2,000 एंड दिस 2,000 विल बी इन ओल्ड रेशियो, 2,000 into 3/5 1000 into 3/5 and 2,000 into 2/5 like this। तो ये दो एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, एक तो ये वाली और एक रीवैल्यूएशन की, ये आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, जनरली सीबीएसई में जब हम ये वाली एंट्री नहीं करते हैं तो मार्क्स नहीं कटते हैं हमारे, बट आईएससी में स्पेसिफिकली अगर आप ये एंट्री नहीं करोगे तो इसके मार्क्स होते हैं वो रिड्यूस कर देंगे। दिस वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गाइस। तो सिंपल लॉजिक, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं, दिमाग में क्या रखना है, सारे रिजर्व्स को खत्म करना है, तो वर्क जो रिजर्व है वो तो डेबिट होगा ही होगा। एंड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट दैट, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंड इफ देयर इज अ क्लेम तो पहले लायबिलिटी क्रिएट करिए और उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए, सिंपल। सो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये लीजिए, एंट्रीज करिए फटाफट से, राइट, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सही एंट्री है। तो गाइज ये देखिए, फर्स्ट वाले केस में क्या था, अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन वाज 12,000, ओल्ड रेशियो वाज 5:3:2, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली होंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट से अभी हमें कोई मतलब नहीं था इसमें, बिकॉज यहाँ न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कोई भी जरूरत नहीं था। नाउ ये पहला क्या बोला, केस वन, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन मींस देयर इज नो क्लेम, तो हम क्या करेंगे 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, WCR डेबिट हो जाएगा। मैंने WCR लिखा है, आप ये गलती नहीं करेंगे, आप जब अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप पूरा ही लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रणॉयस कैपिटल जगदीश के, ये ओल्ड रेशियो में हमने बांट दी।
सेकेंड केस में हमारा क्लेम था 1500, रिजर्व 1200 है, सफिशिएंट है, तो रिजर्व्स को पूरा डेबिट होना है। देखो, तो इन ऑल द केसेस रिजर्व्स पूरे डेबिट होंगे, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, इसको तो खत्म करना ही है। अब इसमें क्या था, क्लेम था तो हमने क्लेम बना दिया, मैंने प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स क्लेम लिखा है, आप क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर बाकी बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। नाउ इन केस 3 क्या हो रहा था, केस 3 आपका क्लेम जो है 22,000 का हो गया, तो आपने क्या करा, पहली फुर्सत में डेबिट तो करना ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। फिर क्लेम बनाया 22,000 का, तो ज्यादा क्लेम बन गया, तो जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है वो रिवैल्यूएशन में चली गई, एंड देन इस रिवैल्यूएशन को मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ग्रेट। अब दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व हमारा कौन सा है, वो है इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब क्या, ये हम क्यों बनाते हैं, दैट यू हैव द इन्वेस्टमेंट्स, और हमें पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो अगर डिक्रीज होने से उसमें कोई लॉस होता है तो लॉस के लिए हमने उस रिजर्व को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, अच्छा कॉन्सेप्ट वही है दैट यू हैव टू रिड्यूस योर रिजर्व्स, आपको रिजर्व पूरी तरीके से खत्म करने ही है, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, इसी पे ही तो लड़ाई होनी। अब आप क्या देखोगे, वेदर देयर इज चेंज इन वर्क, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो रिजर्व इफेक्ट होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो रिजर्व इफेक्ट नहीं होगा। कैसे सर, लेट्स सी। सो लेट्स टेक अ कंडीशन, इन्वेस्टमेंट्स मेरी बैलेंस शीट में दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल 1 लाख, और मुझे आईएफआर बोल दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी मुझे गिवन था। कितना गिवन था, 10,000, लाइक दिस। तो रिजर्व तो मर्जी है हमारी, हम कितने बनाते हैं, तो हमने 10,000 ही बने हुए थे। नाउ केस वन में हम क्या कर लेंगे, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो क्या आपके आईएफआर अफेक्ट होंगे, रिजर्व अफेक्ट होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे मींस आईएफआर जो है हमारा पूरी तरीके से फ्री है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, पूरा 10,000 से, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो समझिए भाई हमारे 2 पार्टनर हैं, एस कैपिटल अकाउंट एंड लेट्स अज्यूम इस क्वेश्चन में कंडीशन में मैं ले लेता हूं 2 पार्टनर है ए एंड बी, और इक्वल ले लेते हैं, हो जाएगा, तो 5,000 बच जाएगा। डाउट नहीं। अब केस बी, सर हाँ जी, सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या हो गया, क्या हो गया मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये रिजर्व किस चीज के लिए बनाया जाता है। इसलिए बनाते हैं, वही मैं बता रहा हूं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट है ना इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट में, तो फ्लक्चुएशन से अगर हमें हमारी फर्म को लॉस होगा तो उस लॉस को हम इस रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, इसलिए हमने ये रिजर्व बना के रखा था। तो अब केस 1 में तो फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही थी और कॉस्ट भी 1 लाख थी, तो रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ना अब केस 2 क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आएगा, एंड देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो हम क्या लेते हैं, पहले डिक्रीज वाला केस लेते हैं कि अगर डिक्रीज होगा तो क्या, तो केस टू का ए पार्ट लेता हूं, क्या लिया, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, और इस केस 2 के अंदर भी मैं एक और सब केस लेता हूं, क्या सब केस लेता हूं,
व्हेन द डिक्रीज इन वैल्यू इज लेस देन IFR। मतलब डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है वो IFR के वैल्यू से कम है। मतलब क्या? मतलब यह है कि आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो गया 1,98,000 हो गया। ठीक है, देखो आपका कॉस्टिंग कितना था इन्वेस्टमेंट का, 1 लाख था बुक वैल्यू। उसकी वैल्यू कितनी हो गई 98,000। मतलब कितने से हो गया रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। कि IFR अपने पास कितने हैं, IFR अपने पास 10,000। बस यही केस बोल रहा हूँ कि रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो रिडक्शन हो रहा है दिस इज लेस देन IFR। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया। सो अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, वही करना। IFR तो पहली फुर्सत में पूरा खत्म करना ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट फुल 10,000। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, और एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे यहां पर टू इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 2,000 से रिड्यूस हो रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट में 2,000 लिखूंगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 2,000 से रिड्यूस कर दिया। ठीक, अब 8,000 फोकट बच गया, फ्री बच गया। इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, कोई लॉस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में होगा गाइस? ओल्ड रेशियो में। ये जितनी भी सारी चीजें सारी ओल्ड रेशियो। सो 8,000 को इक्वल रेशियो में हम लोग। कोई डाउट? नहीं। तो मैंने केस केस 2 क्या था आपका? चेंज हो रहा है। अब चेंज कैसा हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो केस 2 के अंदर सब केस मैंने क्या लिया? डिक्रीज हो रहा है। अब जो वो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज भी रिजर्व के वैल्यू से कम भी हो सकता है, रिजर्व के वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, और रिजर्व के वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने सब केस के अंदर एक और सब केस लिया कि डिक्रीज तो हो रहा है बट इट इज लेस देन IFR। अब सेकेंड सब केस क्या ले लेता हूं? And the decrease in the value is equals to IFR। IFR के बराबर। मतलब क्या? मतलब ये कि अब मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई 90,000। कितनी थी? बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। मतलब रिड्यूस्ड बाय कितना हो गया? 10,000। तो मेरा IFR कितना है मेरे पास? वो भी 10,000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया? बार बार वही बोल रहा हूँ, IFR तो डेबिट होगा ही होगा। क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस टाइम 10,000 से रिड्यूस। अब कुछ बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो भैया जय माता दी, खत्म यहीं पर ही। कोई डाउट? नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक यही है, जो रिजर्व है उसके अगेंस्ट में जो भी लॉस है उसको देखो। रिजर्व पूरा खत्म करना है, जितना लॉस है उतने लॉस के लिए क्रेडिट कर दीजिए, बाकी बचे हुए को बांट दीजिए। केस 2 के सब का सब केस। अब एक और इसमें क्या हो जाता है, अब ले लेते हैं। तो हमने पहले क्या बोला कि जो रिडक्शन हो रहा है वो लेस देन रिजर्व है। फिर हमने देखा रिडक्शन विच इज इक्वल्स टू रिजर्व है। थर्ड केस क्या बन जाएगा? मोर देन। रिड्यूस हो रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, वो रिजर्व से भी ज्यादा है, लॉस हो रहा है। मतलब क्या? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स गई, वो समझिए हमारी 85,000। ये बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो अब रिड्यूस कितने से हो गया? रिड्यूस बाय ₹15,000 हो गया। जबकि रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं? रिजर्व से हमारे पास 10,000। लॉस 15,000 का हो रहा है,
और रिजर्व सिर्फ 10,000 का है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले वही इसको करो रिजर्व को, बाकी बाद में देखेंगे। फिर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट इससे रिड्यूस हो रहा है 15,000 से। 5,000 का लॉस कहाँ जाएगा, revaluation में, because if there is any change in the asset or liabilities value it will be routed through revaluation account। तो ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस है ये भी कहाँ चला जाएगा, revaluation account। ठीक है, सिंपल है। पर अब यहां हमें क्या याद रखना, रिवैल्यूएशन आ गया ना, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट वैल्यूएशन कितना था 5,000, और इसका ओल्ड रेशो इक्वल था 2,500 2,000 लाइक दिस। समझे, क्या आईएफआर खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट वैल्यू कम हो सकती है तो इंक्रीज भी तो हो सकती है। तो अभी हमने क्या देखा, देखो कौन से दो केस देखे, हमने देखा केस 1 व्हेन देयर इज नो चेंज, हमने केस 2 क्या देखा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हमने क्या देखा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। सो टू ए की जगह अब टू बी आ जाए। तो होता है वो दोनों साइड हो सकता है। सर ऐसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्यों नहीं था, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई एसेट था ही नहीं कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, रिजर्व्स तो खत्म ही होंगे, इसलिए वहां पर ये वाला केस नहीं था। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं इंक्रीज। मतलब क्या, हमारे जो बुक वैल्यू थी वो 1 लाख थी, नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अज्यूम करो हो गई प्लीज 1,10,000। रिडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। गाइस रिजर्व्स क्यों क्रिएट करे जाते हैं, to avoid losses। टू अवॉइड लॉसेस 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 लॉसेस। तो जब हमारे इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो ये लॉस है क्या, नो दिस सर। इज नॉट लॉस, ये तो प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिट से रिजर्व पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं नो सर। पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर हमें आईएफआर पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एसेट तो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब आपका आईएफआर पूरा का पूरा फ्री है 10,000 का। ठीक है, तो आप क्या करिए, बांट दीजिए आईएफआर। अब एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 10,000 बांट दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी 1000 था, पूरा का पूरा बांट दीजिए। पर वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, वो कोई बात नहीं, उसको कहाँ ले जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। रीवैल्यू, बिकॉज इफ देयर इज एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इट विल बी रूटेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन में ये क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है डेबिट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। और ये हमारे लिए गेन है, तो ये वावा साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन का बेनिफिट हो रहा है, 10,000 का बेनिफिट हो रहा है। ये 10-10 में आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को 1,08,000 कर देता हूँ, तो ताकि आप ये एंट्री समझ जाओ कि ये किस चीज की है। तो 8,000 से हमने इंक्रीज कर दिया। और अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है
इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन पहले क्रेडिट था, आप डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल। आया? क्लियर है? तो देखो, यू हैव अ रिजर्व ऑफ 10,000, इस 10,000 पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं? पड़ा तो हमने बांट दिया, तो अब रिजर्व तो खत्म हो गए, भूल जाओ 10,000 नाम की कोई चीज थी। अब आओ दूसरी जगह पे, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितने से? 8,000 से, तो इंक्रीज कर लो, तो तुम्हारा 8,000 का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बांट दो। तो यहाँ 2,000 के डिफरेंस की बात तो आ ही नहीं रही ना। बात कब आती है डिफरेंस की? जब आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो आप रिजर्व में से इस रिडक्शन को सेट ऑफ करते हो, फिर यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये भूल जाओ रिजर्व, तो रिजर्व फ्री फोकट पड़े थे, 10,000 बांट दिया हमने, खत्म। और फिर ये जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको हमने नॉर्मली ट्रीट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूफ कर दिया। ठीक है? यस। ग्रेट ग्रेट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का। हो जाइए शुरू। ये मैंने भी इधर सॉल्व करके रख लिया था। सो फर्स्ट केस क्या था, देखिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू था और 10,000 हमारा रिजर्व था। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन मींस देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पूरा का पूरा रिजर्व फ्री था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, सिंपल। सेकेंड केस में क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गई, पहले कितनी थी? 1 लाख की थी, तो अगेन देयर इज नो चेंज, तो सेकेंड वाली भी ये सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। थर्ड केस में इन्होंने क्या बोला? दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000, अब रिड्यूस हो गई 5,000 से, बट रिजर्व हमारे पास 10,000 से है, तो हमने क्या करा? आईएफआर को तो हमें पूरा डेबिट करना है, जितने से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, रेस्ट हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक दिस। फिर केस 4 में क्या हो रहा था? केस 4 में अब भैया रिड्यूस हो रहा है, सेम वही, देखिए ये एग्जांपल सेम वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने लिया था। सो दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो सेम फिगर्स आ गए, जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा मुझे कोई याद नहीं था। सो 15,000 से रिड्यूस हो रहा था, अगेन हमने क्या करा? आईएफआर को डेबिट करा 10,000 से और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करा 15,000 से, तो अब ये जो लॉस है वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन, और फिर इस रीवैल्यूएशन को हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। इन लास्ट केस आपका वैल्यू इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो पहले तो आईएफआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हेन देयर इज अ increase in the value of asset there is no loss, and if there is no loss reserves will not be affected, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइक दिस। एंड फिर दूसरा काम क्या करेंगे भैया? एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी भी एंट्री करो, तो एसेट इंक्रीज हो रहा था, डेबिट, गेन है इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट 10,000 से, और फिर इस रिवैल्यूएशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। ठीक है? सो गाइस इफ देयर इज एनी रिजर्व, सो कभी अगर भूले भटके भी कोई और स्पेसिफिक रिजर्व आ भी जाता है तो फिर आपको बस ये देखना है कि कितना लॉस हो रहा है उस रिजर्व के अगेंस्ट में। इफ देयर इज नो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इफ देयर इज लॉस जितना लॉस है उतना बचा लो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर लॉस ज्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन से ले लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो अगर इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे तो कभी हमें स्पेसिफिक रिजर्व्स में कोई डाउट नहीं आएगा। तो आई होप आज की क्लास क्लियर है। ठीक है, तो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हमें करने थे वो हम कर चुके हैं। लेट्स गो टू द टॉप वंस अगेन। तो मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन देयर इज चेंज तो हम क्या क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर डन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग डन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डन, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स
डन। एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डन। अब हमें नया बैलेंस शीट करना, ये लास्ट में करेंगे। एक्चुअली एज पर रिड्यूस सिलेबस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है नहीं, बट मुझे एक बार फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बट गाइज मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फिर भी सिखाऊंगा। अब आपकी इच्छा है आप उस क्लास अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, मैं तो सिखाऊंगा। बिकॉज मेरा फोकस कभी भी सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं रहता। मेरा स्टूडेंट जब आगे जाएगा तो ऐसा ना हो कि लल्लुओं की तरह ये क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ अब हम आएंगे कौन से क्वेश्चंस पे, जब हमें एक पूरा केस स्टडी दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि भैया अब इसमें रिवैल्यूएशन भी होगा, इसमें रिजर्व्स का एडजस्टमेंट भी होगा, अब पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, सारे चेंजेस करने के बाद नया बैलेंस शीट भी बना लो। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अगर मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी इंक्लूड करूं, सो आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 4 क्लासेस फॉर दिस चैप्टर। वैसे तो 2 क्लासेस में हो जाएगा, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे हम करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। जय श्री राम।